अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 26 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है और इससे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है और इससे पहले हमारे पास 7 के करीब लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो भी देखने तो आप यहाँ से आएंगे प्लेलिस्ट पर, और प्लेलिस्ट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे प्लेलिस्ट मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ताकि वहाँ पर सारे के सारे उसी से रिलेटेड लेक्चर्स आ जाएं आपके सामने। तो इसके अंदर मिड टर्म का भी प्लेलिस्ट है, तो मिड टर्म वाले जो है वो इधर से मिड टर्म का देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, फाइनल टर्म चल रहा है, तो फाइनल टर्म के लिए आप इस वाले फोल्डर को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी जितने भी लेक्चर्स थे वो अपलोडेड है और आने वाले जो हैं वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो इस दफ़ा का पेपर पैटर्न है वो भी ऐड हुआ है। तो ये जो है आने वाली जो पेपर जितने भी होंगे व्यू वाले वो इसी पैटर्न के थ्रू आएंगे। तो आपने इसको भी लाजमी ये वीडियो देख लेनी है। तो इस प्लेलिस्ट को आपने लाजमी फॉलो करना है अगर आप फाइनल टर्म फिजिक्स 101 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और बाकायदा ये हैंडआउट्स से एमसीक्यूज लिए गए हैं, कोई पास पेपर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, और आंसर जो है वो 100% करेक्ट आंसर है, हैंडआउट से लिए गए हैं सारे के सारे आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका फ्लो है, हमारे पास वो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है और ये किसका होगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का होगा। यानी जो नाम है उसी से ही हमारे पास चीज़ें सामने आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो है, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू फ्लोज इन टाइम डी टी। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी डी क्यू जो है वो फ्लो करता है इन टाइम डी टी, तो हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, आई किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन टी के इक्वल होता है। बस डी लग गया, डी यहाँ पर आ गया तो सही है, यहाँ से डी आ गया, यहाँ से डी आ गया, ये तो लग गया ना साथ में। लेकिन करंट किसके इक्वल होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू अपॉन टी इधर आ गया, क्यू अपॉन टी और डी दोनों के साथ लगा हुआ था तो एज इट इज लगा दिया। बाकी ये ऑप्शन मैंने वैसे फालतू लिखे हुए हैं, वीयू वाले जो हैं वो आपको सही वाले ऑप्शंस देंगे, उनको आपने देख लें। लेकिन हमें करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो हमें आई का फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन टी, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो क्यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, ये रहा क्यू और ये रहा टी। तो हमारे पास डी आ गया साथ में, तो दोनों के साथ डी आ जाएगा और क्यू अपॉन टी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इफ द करंट इज कांस्टेंट इन टाइम, तो अगर हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट इन टाइम है तो हमारे पास जो टाइम है देन इन टाइम टी द करंट दैट फ्लोस इज क्यू इक्वल टू, क्यू किसके इक्वल होगा, आई क्रॉस टी के इक्वल होगा। तो आई क्रॉस टी, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आई क्रॉस टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी। और ये आई जब उस तरफ होगा आई क्रॉस टी होगा, सही है। अब इधर आई लिखा हुआ है टी मल्टीप्लाई में, तो जब ये आई इधर है और ये टी मल्टीप्लाई में तो ये इधर से आके इधर डिवाइड हो जाता है तो क्यू अपॉन टी हो जाता है। तो आई किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन टी। तो अब फॉर्मूला अगर आपको एक याद आ गया तो उसके अंदर जो दो चीज़ें मजीद होती है, जैसे क्यू इज इक्वल टू आई टी, अब ये फॉर्मूला है। अब इसी के अंदर से मैं टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ, टी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन आई के इक्वल हो जाएगा। आई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा। और क्यू किसके इक्वल है, आई टी के इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने एक फॉर्मूले के अंदर से दो तीन, जाहिर सी बात है, चीज़ें मालूम करनी है आपने। या तो वही चीज़ पूछेंगे जैसे कि आपसे पूछा जो करंट फाइंड आउट करें तो आपने क्यू अपॉन टी लगा दिया। अगर आपसे पूछे कि क्यू फाइंड आउट करें तो आपने फिर इसके लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। टाइम पूछे तो आपने ये लगा दिया। और जब ये चीज़ें दी हो क्यू और आई तभी आपने टाइम का फॉर्मूला लगाना है। ऐसा ना हो आप हर जगह पे यही लगाना शुरू कर दो, सही है। ये चीज़ें जब होंगी एक फॉर्मूले के अंदर से आप मल्टीपल फार्मूलाज इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हो और सोचते हो। और ये चीज़ें आपको पता होगी, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सारी चीज़ें ये आपने अपने चीज़ें जो है वो क्लियर कर देनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर। तो इन्होंने खुद बता दिया, तो जब ये चीज़ें खुद बताते हैं तो तब ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे रीज़न कुछ ना कुछ मज़ीद पूछेंगे ख़तरनाक वाला। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर, तो इन्होंने बोला कि चार्ज का यूनिट हमारे पास एम्पियर होता है, विच इज़ डिफाइंड एज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा हमारे पास, तो ये आपने बताना है। तो 1 एम्पियर हमारे पास किसके इक्वल है, 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इसका फॉर्मूला और इसका यूनिट पता होगा, यूनिट के थ्रू हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। और ये क्या है हमारे पास, 1 एम्पियर किसके इक्वल है, इसको आप एज इट इज ऐसे ही रट लो, डिटेल में नहीं जाना इसके कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल होगा। इसको आपने एज इट इज रट लेना है।
और ये चीज़ें ख्याल रखनी है कि सेकंड शुरू में आ गया, कूलम बाद में आ गया, तो ऐसे रट्टे नहीं लगाने अपने। पक्का वाला जो है आपने सिस्टम क्लियर कर देना है इसका कि 1 एम्पियर किसके इक्वल है 1 कूलम पर सेकंड के, 1 एम्पियर किसके इक्वल है 1 कूलम पर सेकंड के। इस तरह से आपने इसको कंफर्म कर लेना है माइंड में, ताकि मसला ना हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ अभी फ़िलहाल ये 1 यूनिट लिखा हुआ है पेपर में, आपसे मल्टीपल्स यूनिट हो सकते हैं, 3 से 4 MCQs जो है वो इसी से रिलेटेड आ जाए, तो फिर चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है कि 1 एम्पियर किसके इक्वल है 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास ये 4 MCQs, जिस तरह पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो 25 था मेरे ख्याल में, तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, इसी तरह की चीज़ें पूछी जा रही थी। तो उसमें माइनस नहीं था, उसमें सिर्फ पॉजिटिव में थी सारी वैल्यूज, और इसमें माइनस में आ रही है, और ये भी तकरीबन 4 के करीब है, और वो भी चीज़ भी सेम है, ये चीज़ भी सेम है, बस यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज है, और साइड में साइन लिखा हुआ है। तो अब ये चीज़ें आपने दिमाग में बैठानी है। हो सकती है जैसे वहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पॉजिटिव में लिखी थी, तो वो किस तरह से कर देंगे, एक्सपोनेंट 3 नीचे लिख देंगे एक्सपोनेंट -3, फिर लिख देंगे एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट -6। मैंने तो सारी एक ही दफ़ा लिख दी, ताकि जो 4 MCQs है मुझे बार बार एक ही जगह वैल्यू जो है वो आगे पीछे ना करनी पड़े। लेकिन वो माइनस में भी देंगे प्लस में भी देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने ये चीज़ें रट्टे नहीं लगाना कि ये मिली एम्पियर है तो एक्सपोनेंट -3 था, वो पिछले में भी एक्सपोनेंट 3 आना था, उसके साथ पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें आपने देखनी कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, तो तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर और ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आते रहते हैं। इस तरह की जो छोटे छोटे MCQs होते हैं जिनको हम इग्नोर कर लेते हैं, मिली होगा तो 3 हो जाएगा, माइक्रो होगा तो 6 है, सही है। लेकिन बाद में हमें ये चीज़ें जो प्लस माइनस है ये भी हमें जो है नंबर काट देती है, एक ही नंबर होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल है, वो होता है हमारे पास, इसका सिंबल भी लाजमी याद रखना है कि मिली एम्पियर का क्या सिंबल होगा हमारे पास। तो मिली एम्पियर का सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल m है, जो कि इक्वल होता है 1 m किसके इक्वल होता है हमारे पास एक्सपोनेंट -3 एम्पियर के इक्वल होता है। और एम्पियर का सिंबल जो यूनिट है हमारे पास वो है कैपिटल A। तो 1 मिली एम्पियर हमारे पास किसके इक्वल है एक्सपोनेंट -3 एम्पियर के इक्वल है, मिली यानी एक्सपोनेंट -3। अब बात करते हैं माइक्रो एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल है, माइक्रो का सिंबल ये यू जो बना हुआ है नीचे इस यू को खींचा हुआ है, तो ये हमारे पास माइक्रो कहलाता है। ये दोनों तरफ से होता है, लिखते वक्त हम दोनों को एक ही हाइट में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हल्का सा नीचे होगा राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से ही काफ़ी नीचे होगा। तो 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझनी है, हैंडआउट्स में यहाँ पर जो ए है वो स्मॉल में लिखा हुआ था, और बाकियों के साथ जो एम्पियर है वो यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इन्होंने गलती से लिखा होगा मिली एम्पियर, या फिर ये इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि एम्पियर इधर कैपिटल में तो इधर भी कैपिटल में ही होना चाहिए ना। हो सकता है यहाँ पर इन्होंने गलती से लिख दिया हो। तो मिली एम्पियर के लिए आप ये जो ए लिखा हुआ है इसको आप कंफर्म करने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास माइक्रो एम्पियर जो है वो 21 के इक्वल होता है एक्सपोनेंट -6 के, और इसके साथ सिंबल यूनिट क्या आएगा कैपिटल A एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नैनो होता है, नैनो का मतलब होता है 9, जो कि और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सपोनेंट -9 एम्पियर। और इसका मतलब क्या है, ये 10 के ऊपर 9 है, इसको हम बोलते हैं फिर एक्सपोनेंट -9। ये 10 नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट -9 एम्पियर। और अगर हमारे पास यही चीज़ जो है पीको एम्पियर आ जाए, तो पीको एम्पियर का सिंबल P आ जाएगा, और एम्पियर का हमारे पास कैपिटल A आ जाएगा, और पीको हमारे पास होता है एक्सपोनेंट -12 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी कि मिली होता है एक्सपोनेंट -3, माइक्रो होता है एक्सपोनेंट -6, नैनो होता है -9 हो गया, पीको हमारे पास होता है -12। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है करंट फ्लोज बिकॉज समथिंग फोर्सेस इट अराउंड अ। तो हमारे पास करंट फ्लो करता है, तो क्यों करता है, रीज़न पूछ रहे हैं कि कोई फोर्सेस जो है वो इसके अराउंड जो है वो बिकॉज समथिंग फोर्सेस इट अराउंड अ। करंट फ्लो क्यों करता है, क्योंकि उसको कोई चीज़ जो है वो फोर्स करती है, अराउंड अ किसके अराउंड करती है, वो सर्किट के अराउंड करती है। तो ये एक बाकायदा लाइन है हैंडआउट्स की, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल लाइन कॉपी पेस्ट करें और उधर लिख दें, बस क्लिक करना है हमने सिंपल सा। करंट फ्लो करते हैं बिकॉज समथिंग फोर्सेस इट अराउंड अ, क्योंकि कोई चीज़ उसको फोर्स करती है किसके अराउंड, सर्किट के अराउंड करती है, और इसी वजह से करंट फ्लो करता है। तो ये लाइन है, आप इसको इसी तरह से रट लें कि सर्किट होती है वो चीज़ जो कि उसको करंट को फ्लो करती है, यानी समथिंग फोर्स इट अराउंड अ, यानी फोर्सेस जो है वो कोई समथिंग फोर्सेस इट, फोर्स बोल रहा हूँ बार बार, कोई भी चीज़ जो है वो उसको फोर्स करती है किसके अराउंड, सर्किट के अराउंड, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है करंट फ्लो बिकॉज समथिंग फोर्सेस इट अराउंड अ सर्किट। सही बात है।
आगे लिखा हुआ है दैट समथिंग इज, वो जो समथिंग हमने यहाँ पर ऊपर बात की थी, आधा जुमला लिखा हुआ था, तो वो चीज पूछ रहे हैं वो समथिंग क्या हो सकता है। तो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, जो कि समथिंग हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई, जो कि इसको जो है फोर्स करती है सर्किट के अराउंड ताकि करंट फ्लो कर सके। तो वो फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। जो सिंबल है इसका, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। इन जनरल द करंट में डिपेंड अपॉन द अप्लाइड डैश इन अ कॉम्प्लिकेटेड वेज। करंट जो है वो डिपेंड कर सकता है अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज। तो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। और यहाँ पर और भी कोई चीज लिख देंगे, वो उनका काम है जुमले को जोड़ना तोड़ना। हम यहाँ से सिंपल से रख देंगे कि करंट किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, करंट में डिपेंड अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज। करंट डिपेंड कर सकता है अप्लाइड वोल्टेज पे। तो इतना हमारे लिए काम का है। बाकी जो है वो जुमले को कंप्लीट करने के लिए वो आगे भी कुछ लगा देंगे, पीछे भी लगा देंगे, लेकिन ये जुमला ऐसी तरह से ही रहेगा कि अप्लाइड वोल्टेज पे जो है वो करंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास करंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस में डिपेंड अपॉन द करंट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर। जब करंट हमारे पास पास होता है रेजिस्टर के थ्रू, तो हमारे पास इट गेट्स हॉट, यानी ये गर्म हो जाता है। एंड इट्स रेजिस्टेंस, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। व्हेन करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर, जब करंट रेजिस्टर के थ्रू पास होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये हॉट हो जाता है और इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। करंट रेजिस्टर के थ्रू गुजर रहा है, हॉट हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस के थ्रू गुजर रहा है ना करंट, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इतना याद रख देंगे, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो चार्ज हमारे पास क्या है, ऑलवेज कंजर्व्ड है। एंड देयरफॉर करंट इज, तो जब याद रखें कि जब चार्ज कंजर्व्ड होगा तो हमारे पास करंट भी कंजर्व्ड होगा। चार्ज जब कंजर्व्ड होगा तो करंट भी कंजर्व्ड होगा। ये बाकायदा हैंडआउट्स की सारी लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर। व्हेन अ करंट स्प्लिट इनटू टू करंट्स, जब एक करंट जो है हमारे पास स्प्लिट होता है। व्हेन अ करंट, चलो एक हो जितने भी हो, जब हमारे पास करंट स्प्लिट होता है दो करंट्स में, द सम रिमेन्स, यानी जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा। यानी जब करंट स्प्लिट होता है हमारे पास, यानी सी है हमारे पास स्प्लिट हो गया, फर्ज करें C1 है या जो भी है, मेन ऐसी करंट आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी दो उसमें डिवाइड हो गया। एक करंट से दो करंट जा रहे हैं हमारे पास। व्हेन अ करंट स्प्लिट्स इनटू टू करंट्स, द सम रिमेन्स, तो उनका जो सम होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सेम होता है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। जितना पहले होगा उतना बाद में होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट समझिए हमारे पास है व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट, जब करंट सर्किट में फ्लो करता है, डैश इज डन। तो अब यहाँ पे कोई भी चीज पूछ सकते हैं आपसे। तो जब हमारे पास करंट फ्लो करता है तो हमारे पास क्या डन होता है, वर्क इज डन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वो क्या है, ये पावर की डेफिनेशन है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये रटी हुई है, कब से, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, हमारे पास पावर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 1 वोल्ट एम्पियर इक्वल्स टू। तो हमारे पास 1 वोल्ट एम्पियर जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास वो 1 वोल्ट के इक्वल होता है। और याद रखें कि पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वोट होता है। और पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन T। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो 9, 10 में हम पढ़ते हैं वो छोटे छोटे एमसीक्यूज, जैसे करंट का हो गया, ऊपर हम देख सकते हैं I Q अपॉन T, पावर हो गया P W अपॉन T, इस तरह से फोर्स MA। तो इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यूज जो हैं वो भी आपसे न्यूमेरिकल जो है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो इनको इग्नोर नहीं करना आपने, इनको भी साथ साथ आप देखते जाएं। W FD हो गया, F MA, ये सारी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। ये याद ही होंगी आपको, लेकिन ये इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। और यूनिट्स जो है इनके खास तौर पर आपने लाजमी देखने की किस चीज का क्या यूनिट है। तो पावर का वोट होता है हमारे पास, और 1 वोल्ट एम्पियर किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इनकाउंटर्ड इन मूविंग अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट इज 0। तो ये चीज यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्लोज सर्किट में कितनी होती है, 1, 2, 3 जितनी भी होती है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ये हैंडआउट्स की लाइनें हैं, ये मैंने खुद से नहीं लिखी हुई। तो जो हैंडआउट्स की लाइनें होती है वो खुद ब खुद ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी आपने उस पूरी लाइन को रट लेना है। उसके अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे भी एज अ ब्लैंक पूछा जा सकता है। अव्वल तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी चीजें ही मैं ब्लैंक बना के
सामने रख दूं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं बार बार, अब ये स्टेटमेंट है इसको बार बार तो नहीं लिख सकते। इसके अंदर आपसे ये ब्लैंक भी पूछ सकते हैं कि सम ऑफ क्या होता है हमारे पास, एनकाउंटर इन मूविंग अराउंड अ क्लोज सर्फेस सर्किट इज जीरो। तो वो क्या चीज़ होती है, सम ऑफ किसका सम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपसे ब्लैंक में पूछ सकते हैं। इसी तरह से ये पूछते हैं एनकाउंटर इन मूविंग अ क्लोज सर्किट इज, तो वो कितना होता है, जीरो होता है, ये भी आपसे ब्लैंक में पूछ सकते हैं। या फिर ये पूरे स्टेटमेंट लिख देंगे और ये पूछेंगे ये कि कौन सी लॉ है, तो हमारे पास ये कौन सी लॉ है, किरचॉफ बोलेंगे इसको या जो भी बोलेंगे, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे सही से नहीं पता, किरचॉफ है या किरचॉफ है, जो भी है। तो हमारे पास ये लॉ जो है वो ये लॉ है जिसके मुताबिक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनकाउंटर करते हैं अराउंड अ क्लोज सर्किट, जो कि होता है जीरो। तो ये हमारे पास ये लॉ है किरचॉफ लॉ, जो कि जिसके मुताबिक हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है लिखी हुई है, यानी ये इस स्टेटमेंट में बताई हुई है। तो आपने ये याद रखना है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये तो हमें पता है, ये चीज़ें नहीं होती। ये मैंने वैसे ये ब्लैंक्स को पूरा करने के लिए ऑप्शंस फिल कर दिए हैं, तो आपने ये रटा नहीं लगाना। ये आपके बुक में इस तरह के काफ़ी कंफ्यूजिंग नाम मौजूद है ऑलरेडी, जो कि वो यहाँ पर इन तीनों की जगह पे लिख सकते हैं। तो आपने ये जो फिलहाल मेरे माइंड में आ रहे थे मैंने 9th वाले लिख दिए, और हमारे इस चैप्टर में भी इंक्लूडेड है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, और बाकी न्यूटन लॉ भी हमने मिड टर्म में शायद पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास ये जो लॉ आ गया किरचॉफ लॉ, इस तरह के काफ़ी सारे लॉज जो है वो हमारे हैंडआउट्स में मौजूद हुए हैं, बाकी के चैप्टर्स में भी मौजूद होंगे, तो वो यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो आपने ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस तरह के ऑप्शन नहीं देंगे वो आपको इजी वाले। तो आपने ये जो चीज़ें हैं इसको रट्टा नहीं लगाना, बाकायदा ये लाइनें रटनी है, ये नहीं रट्टा लगाना कि कौन सी लॉ है किरचॉफ है, चलो बस जो भी एमसीक्यू आएगा तो यही लॉ लगा देंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा, ये लाइन आपने रटनी है ताकि ये लाइन आपको याद आए, तो इसी के मुताबिक जो लॉ होगी वो आप सिलेक्ट कर दोगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस लॉ इज इजी टू प्रूफ। आपसे लॉ पूछ रहे हैं कि वो कौन सी लॉ है जो कि इजी टू प्रूफ है, और ये हैंडआउट्स की लाइन है बाकायदा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, therefore no work is done in taking a charge all around a circuit and putting it back where it was। तो ये बाकायदा इसी किरचॉफ लॉ की लाइन्स है हमारे पास, और इसमें के अंदर से भी आपसे ब्लैंक पूछे जा सकते हैं। मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये लाइन्स ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है इतनी, क्योंकि हमें इसको पूरा का पूरा रटना चाहिए। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको भी पूरा का पूरा आप रट लो ऐसे ही, और इसी तरह ये भी लाइन जो है आप इसको भी रट लो पूरा, क्योंकि वो इस तरह से भी पूछे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सी लॉ है, और इस अंदर के ब्लैंक भी पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें कैसे कवर होंगी, जब हम इस पूरी लाइन को ही रट लेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी लॉ है, किरचॉफ लॉ है, और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, देयरफॉर डैश वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, या फिर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये नो वर्क जो है ये ऑलरेडी एज अ ब्लैंक आपसे पूछ सकते हैं, तो ये ब्लैंक बन चुका है, आप अभी से समझ लो। तो ये जो चीज़ है, और या फिर आपसे ये पूछेंगे डैश इज कंजर्वेटिव, देयरफॉर नो वर्क इज डन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो ये भी ब्लैंक में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये लाइन आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, और ये लॉ कौन सी है, किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वी कैन अप्लाई डैश टू अ सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये चीज़ जो है रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, अब आपसे यहाँ पर ये लॉ लगा देंगे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो किस पे कंसिस्ट करती है, रेजिस्टर पे कंसिस्ट करती है या फिर कैपेसिटर पे कंसिस्ट करती है। ये चीज़ भी आपसे एज अ ब्लैंक में पूछी जा सकती है। इन ऑर्डर टू सी हाउ करंट फ्लोज थ्रू इट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एज ए रीज़न आपसे पूछ लेंगे, इन ऑर्डर टू सी हाउ करंट फ्लोज थ्रू इट, तो वो कौन सी चीज़ होती है, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर होती है, कंसिस्ट करती है, और वो लॉ कौन सी होती है, किरचॉफ लॉ होती है। ये भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ भी पूछ सकते हैं, और ये आपसे एज ए रीज़न भी पूछ सकते हैं कि क्या फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, ताकि हम किस चीज़ को देखने के लिए ये चीज़ें कंसिस्ट होती है, किस चीज़ को देखने के लिए, करंट को देखने के लिए, ताकि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो समझ आ गई, एक ब्लैंक के अंदर 3-3, 4-4 ब्लैंक जो है वो निकाले जा सकते हैं, और वो इस टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं उनके अंदर इजीली हम कर सकते हैं। जैसे ये जो 3 लाइन है इनको आप लाजमी रट लें, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, बाकायदा पूरी की पूरी लाइन आप रट लो, एक ये लाइन हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, 1/E। ये जो साइन है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, हमारे पास लेक्चर नंबर 25 में। ये इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1/E जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1/2/7, 1 डिवाइडेड बाई 2/7 और 2.7, 1 डिवाइडेड बाई 2.7 के इक्वल होता है 1/E। तो सिंपल आपने याद रखना है कि ये जो नीचे E लिखा हुआ है ये 2.7 के इक्वल है, यानी अप्रोक्सीमेटली इतना होता है 2.7 के। अप्रोक्स मतलब ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, अंदाजन इतना ही होगा, कम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इतना ही होगा, 1/2/2.7। हैंडआउट्स की बाकायदा लिखा हुआ है ये आपका
कि 1/e इसके इक्वल है। सर्किट ऑफन हैव डैश और मोर लूप्स। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं पहले लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं, उनमें यहाँ पर चीज़ डिफरेंट थी, लेकिन जो और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये डिफरेंट थी। तो अब यहाँ पे लूप्स पूछ रहे हैं, सर्किट से रिलेटेड है, तो सर्किट ऑफन है डैश और मोर लूप्स। तो कितने लूप्स होते हैं? 2 या फिर 2 से ज़्यादा लूप्स हो सकते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा लूप्स हो सकते हैं सर्किट में। सर्किट ऑफन है 2 और मोर लूप्स, वही बात है, पहली चीज़ें बता दी, अब आपसे मजीद ब्लैंक्स ऑलरेडी बता दिए इन्होंने। अब आप कोई और चीज़ पूछेंगे। टू फाइंड वोल्टेज एंड करंट इन अ सच सिचुएशन इट इज़ बेस्ट टू अप्लाई। अब आपसे लॉ पूछ रहे हैं कि कौन सी लॉ लग सकती है, तो ये भी किरचॉफ लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये किरचॉफ लॉ ही डिस्कस हो रहा है यहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है सारी की सारी, इनको आपने लाजमी देख लेना है। ये सर्किट जो है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लूप हो सकते हैं उसके अंदर। अगर हमें वोल्टेज और करंट फाइंड करना है ऐसी सिचुएशन में, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम आप कौन सी लॉ इट इज़ बेस्ट टू अप्लाई। तो नीचे लॉज लिखी हुई है, जिसका मतलब है कोई लॉ अप्लाई करनी होगी, तो ऐसी सूरत में कौन सी लॉ अप्लाई कर सकते हैं? किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर बाकी के 3 ऑप्शंस जो है वो ऑलरेडी ऐसे खतरनाक लॉज जो लेंस लॉ हो गया और बाकी जितने भी हैं वो आपके चैप्टर्स में ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएंगी, तो इजी हो जाएगा। और जिन्होंने हैंडआउट्स को देखा तक नहीं होगा, उनको नहीं पता होगा कि किरचॉफ लॉ भी कोई लॉ होगी, इन्होंने वैसे ही लिख दिया होगा क्योंकि पढ़ने में ऐसी अजीब सी है, तो वो बोलेंगे ये लॉ है ही नहीं। इन्हीं में से 3 में से बोलेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सी है, न्यूटन की तो नहीं हो सकती, चलो बॉयल्स लगा देते हैं, तो एमसीक्यू वहाँ पे गलत हो जाएगा। एक जाहिर सी बात है, 1-2 वो आसान भी देंगे ताकि जिनको याद ही ना हो वो उस पर क्लिक कर देंगे, और जो हैंडआउट पास पेपर में उन्होंने भी क्लिक किया होगा जो कि गलत आंसर होगा। तो ये चीज़ें जो है हैंडआउट्स में कम से कम आप याद नहीं कर सकते ना, पढ़ ही लो, वैसे सही है, पढ़ लो, वैसे पढ़ लो चीज़ें, हैंडआउट्स में लिखा हुआ क्या है। तो किरचॉफ लॉ आपने पढ़ लिया तो आप इतना तो पता होगा ना कि ये लॉ भी होती है चैप्टर में। तो ऐसे ना आउट ऑफ कोर्स कोई चीज़ लॉ लिख भी दें तो कम से कम आप उसके ऊपर तो नहीं क्लिक करोगे ना, जो लॉ होगी उसी पे क्लिक करोगे। तो किरचॉफ लॉ जो है हमारे पास ये अपने अभी माइंड में बैठा लेना है। और ये जो जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह चल रही हैं यहाँ से, ये जो 3 स्टेटमेंट, इनको तो पहली फुर्सत में आपने सही से रट लेना है, ताकि इसके अंदर वाली चीज़ें क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जब ये चीज़ें होंगी तो कौन सी लॉ अप्लाई होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ चार्ज इनसाइड अ वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड। तो कौन सी फील्ड होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है इनसाइड अ वायर चार्ज मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो है वो चार्ज जो है इनसाइड अ वायर मूव करता है इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड। कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके थ्रू मूव करता है चार्ज इनसाइड अ वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, चार्ज इनसाइड अ वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सफर डैश दैट में कॉजेज इट टू मूव ऑन अ हाईली इर्रेगुलर जैग्ड पाथ। तो ये भी बाकायदा लाइन्स है सारी की सारी। तो क्या बोलते हैं कि सफ़र करता है, क्या सफ़र करता है हमें नहीं पता क्या सफ़र करता है, सही है। ऑप्शंस में जाएंगे, कोलियन लिखा हुआ है, तो कोलियन कौन सी होती है? मैनी कोलियन जो है वो सफ़र करता है हमारे पास जब वो मूव करता है इनसाइड अ वायर, चार्ज जब मूव करता है इनसाइड अ वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो सफ़र करता है कोलियन को, कौन सी कोलियन को? मैनी कोलियन, यानी ज़्यादा कोलियन जो है वो सफ़र करता है, जो कि उसको कोज करती है, यानी एज ए रिजल्ट उसको मूव करता है ऑन अ हाईली इरेगुलर जैग्ड पाथ। अब जैग्ड का मतलब मुझे नहीं पता, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इरेगुलर जैग पाथ जो है वो इस पे मूव करते हैं एज ए रिजल्ट। किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है हमारे पास। और क्यों करवाते हैं हम इसको? ताकि वो मूव करे हाईली इरेगुलर जैग पाथ पे मूव करे। और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब वो मूव करते हैं हमारे पास, वो सफ़र क्या करता है? वो मैनी कोलियन सफ़र करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ चार्ज इनसाइड ऑफ वायर। सही है, ये पूरा स्टेटमेंट, ये एक ही लाइन है हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हो, और ये भी इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, अ चार्ज इनसाइड अ वायर। तो जो चार्ज मूव कर रहा है इनसाइड अ वायर, ये पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसका सम मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये पूरी कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि जब चार्ज इनसाइड अ वायर मूव करता है तो हमारे पास मूव करता है ऑन एवरेज टू द राइट, यानी राइट की तरफ मूव करता है एट द डैश वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पूछी जा रही है, नीचे ऑप्शंस में लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी कौन सी होती है? टू द राइट, जिस राइट की तरफ मूव करता है। और वेलोसिटी हमारे पास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके थ्रू वो मूव करता है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, ये मेरे ख्याल में लास्ट है हमारे पास, और इसके अंदर लिखा है सपोज दैट द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज n। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इतना भी हर एक चीज़ नहीं पूछेंगे,
लाइन टू लाइन इतना भी नहीं पूछते कि सैम्पल वगैरह सारी चीज़ें इतना पूछे, पूरी की पूरी लाइन है तो हम नहीं रट सकते। लेकिन अब ये इस तरह का स्टेटमेंट हो सकता है पूरा बना के दे दें। फिजिक्स में ऐसे ही होता है, पीछे कहानी लिखी होगी पूरी की पूरी और पूछेंगे इतनी सी चीज़, तो आपने इतनी सी चीज़ ही याद रखनी है और ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि आगे से कहानी क्या बना रहे। इफ़ यू मल्टीप्लाई एन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ए एंड लेंथ एल देन द चार्ज इन दिस सेक्शन ऑफ द वायर इज क्यू। जो क्यू किसके इक्वल है, बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यू इक्वल टू एन कैपिटल ए फिर एल और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यानी ये ब्रेसेस दो लगेंगी, उसके बाद स्मॉल ई आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये एन ए एल कैपिटल है या स्मॉल है ये देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो हमारे पास शायद ये स्मॉल है क्योंकि यहाँ पर भी नहीं कैपिटल है। तो हैंडआउट्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्यू किसके इक्वल है, एन कैपिटल ए फिर कैपिटल एल है, तो एल हमारे पास कैपिटल है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। तो हमारा वापसी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो ये जो एल लिखा हुआ है ये कैपिटल एल आएगा, एन कैपिटल ए फिर कैपिटल एल फिर बाद में आएगा ई। तो ये एल जो आएगा यहाँ पर वो होगा कैपिटल में। तो ये मैं अपनी मिस्टेक्स जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ और इसी वजह से जो वीडियोस देखते हैं उनको फ़ायदा होगा डायरेक्टली, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो अगर गलत भी होगी वो साथ में कवर हो जाएगी। और ये मेरे ख्याल में दूसरी गलती होगी जो कि अभी तक हमारे पास पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसके थ्रू, और जो कि क्लियर भी कर दिए मैंने। और इस तरह की जो भी गलती अगर आप कोई नोटिस करते हैं तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बाकी जो है वो भी देख सकते हैं और मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की गलतियाँ कर रहा हूँ। तो ये एन हो गया। अव्वल तो मैं कोशिश करता हूँ ये गलती कोई ना हो, लेकिन इंसान से तो जाहिर सी बात है गलतियाँ होती रहती हैं। तो ये स्मॉल एन आ जाएगा, फिर कैपिटल ए और फिर ये जो एल है ये भी कैपिटल होगा, फिर ब्रेसेस बंद, फिर ई आ जाएगा स्मॉल ई। तो ये था लास्ट MCQ। और इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड थी, और जो कि यहाँ पर एज ए इमेज मैंने चिपका दिया आपके सामने ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पिछला चैप्टर था कैपेसिटेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर कैपेसिटर की चर्चा हो रही थी। उसके अंदर बताया था कि चार्ज कहाँ पे सेम होते हैं, सीरीज़ में सेम होते हैं, पैरेलल में जो है वो ऐड करते हैं। ये इन्होंने अपनी कहानियाँ लिख दी हुई हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे कि सीरीज़ कब होता है पैरेलल कब होता है। तो अब याद रखें कि इसी तरह से हमारे पास रेजिस्टर्स जो होता है वो सीरीज़ में जो है वो सेम होता है, सही है। करंट जो है हमारे पास सीरीज़ में सेम होता है, और वोल्टेज में क्या सेम होता है, वोल्टेज हमारे पास पैरेलल में सेम होता है, सही है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, सीरीज़ में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और बाकी जो चीज़ें लिखी हुई ये इसके अपोजिट, यानी इसके अंदर ये सेम नहीं होती। सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है। तो सीरीज़ में क्या हो जाएगा, सीरीज़ में हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा, ये जो एड लिखा हुआ है एड का मतलब है डिफरेंट हो जाएगा, और पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाएगा। सीरीज़ में करंट सेम होगा, सीरीज़ में करंट सेम हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाएगा। ये जो एड लिखा हुआ है इसकी जगह आपने डिफरेंट लिख देना है। पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाएगा और पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम हो जाएगा। और इसी तरह से ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बात करके सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास रेजिस्टर्स जब एक या एक की बात हो रही हो और रेजिस्टेंस यानी पूरे की बात हो रही हो, तो रेजिस्टेंस की अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज़ में इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सीरीज़ में, जो कि सिंपल है, इजी है। सीरीज़ में इस मतलब सीक्वेंस में ही जा रही हैं सारी चीज़ें। और इसके ऑपोजिट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस में सीरीज़ का फॉर्मूला डिवाइड में होता है, यानी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस अब जितने भी कैपेसिटर्स होंगे 1/C2 प्लस 1/C3। तो कैपेसिटर्स यानी कैपेसिटर्स में क्या होता है, कैपेसिटेंस में हमारे पास जो C होता है वो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होता है, और रेजिस्टेंस में जो है वो आप ऐसे समझे कि सीरीज़ में ही सारी चीज़ें, जैसे सीरीज़ में है तो सीरीज़ का फॉर्मूला भी सीरीज़ की तरह से ही जाएगा। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये चीज़ें मैंने कहा डायग्राम के अंदर चिपका दूँ, क्योंकि ऊपर मैंने नहीं लिखी होगी, तो इस वजह से ये चीज़ें रह गई थी, यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।
अब उसके बाद बात करते हैं कि MCQs अगर आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये ऑलरेडी वीडियोस जो आजकल लंबी होती जा रही है, 29-30 मिनट की वीडियो, जो कि जाहिर सी बात है देखना भी मुश्किल होता जाता है। तो हमारे पास अब ये हो गई वीडियो। अब इसके बाद अगर आपने MCQs अटेम्प्ट करने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, अपने लाइव MCQ के नाम से उस पर क्लिक कर देना है। तो आप वहां से जाकर लाइव MCQ इसी चैप्टर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी के MCQs करने आपने तो हर एक वीडियो के नीचे लिंक दिया होता है, या फिर डायरेक्टली आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे आप लिखें VUMSH तो आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है वेबसाइट आ जाएगी। और उस वही वेबसाइट जिसको मैं आपको यूट्यूब के थ्रू वहां पे लेकर जाता हूँ, आप डायरेक्टली भी जाकर उसको देख सकते हैं। सही है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।